डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। लोग मुझे प्यार से मुन्ना कहते हैं और मेरा एक नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है। लोग मुझे मुन्ना मिस्त्री कहते हैं क्योंकि मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, यानी कि घरों को बनाने का काम। 6 सालों तक मैंने मजदूरी की और उसके बाद मुझे लगा कि मजदूर जितनी भी मजदूरी कर ले, जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन एक मिस्त्री उससे ज़्यादा ही कमाता है। बस ईंटों को सही जगह पर ही तो लगाना होता है, दीवार खड़ी करनी होती है और इस तरह पूरे घर का निर्माण हो जाता है। 6 सालों तक मैं जिस मिस्त्री के साथ काम करता रहा था, मैं उसे देखा करता था कैसे दीवारें खड़ी की जाती हैं, कैसे बिल्कुल सीधी दीवारें खड़ी की जाती हैं। और उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं मिस्त्री बन जाऊंगा और मैंने मिस्त्री का काम शुरू कर दिया। सीख मैं अच्छे से चुका था और उसके बाद मैं दीवारों को खड़ा करने लगा, वो सीमेंट को लगाकर घरों का निर्माण करने लगा। लेकिन कहते हैं जो भी काम करना चाहिए अच्छे से सीख कर करना चाहिए। मुझे लगा था मैंने अच्छे से सीखा है, लेकिन असल में मैं अच्छे से सीख नहीं पाया था। मुझे ये समझ में नहीं आई थी कि दीवार बिल्कुल सीधी खड़ी कैसे की जाती है। मुझे लगा था ईंट के ऊपर ईंट रखते जाओ और सीधी सीधी दीवार ऊपर की तरफ जाती जाती है। एक घर ऐसे ही मैंने टेढ़ा बना दिया था, दीवारें टेढ़ी। और जब उस मकान मालिक ने वो मकान को देखा, वो कहने लगा ये कैसी शेप दे दी तूने। मैंने कहा टेढ़ी बनाई है, जैसे टेढ़ी मीनार पीसा की। जिस तरह से कुतुब मीनार भी थोड़ी टेढ़ी है, उसी तरह से आपका घर भी टेढ़ा है। दुनिया में टेढ़े घर बहुत कम हैं। आपका यह घर बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। भले ही वो दीवार मैंने टेढ़ी खड़ी की थी, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल सीधा था। अपनी गलत बात को भी कैसे मनाना है ये मैं जानता था। और इस तरह मैंने मकान मालिक को अच्छे से समझा दिया और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उस शहर में वैसा टेढ़ा घर किसी का नहीं था और सब पूछ रहे थे आखिर ऐसा मिस्त्री कौन सा आ गया जिसने इस तरह टेढ़ा मकान खड़ा कर दिया जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। मेरी पहचान बन चुकी थी और मैं मुन्ना मिस्त्री काफ़ी ज़्यादा मशहूर होने लगा। लेकिन मिस्त्री होकर भी आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। लोग आपको भी मजदूर समझते हैं और इसका कारण था मेरी गरीबी। मेरे परिवार वाले हमेशा गरीब थे। मेरे पिता भी मजदूर हुआ करते थे, इसीलिए मैंने भी कम उम्र में ही मजदूरी शुरू कर दी थी। 8वीं तक ही मैं पढ़ पाया था, उसके बाद पढ़ ही नहीं पाया। गरीबी का एहसास बचपन से करता आया था। और अब एक दिन जब मैंने अपने पिता को कहा, पिताजी हमारे पास क्या कभी पैसे थे ही नहीं, दादाजी भी गरीब थे आप कहा करते थे, हम भी गरीब ही हैं, क्या आगे हम बढ़ पाएंगे। उस दिन मैं अपने पिता के सामने बहुत ज़्यादा रोया था और मेरे पिता ने कई ऐसे राज मेरी आंखों के सामने खोल डाले थे जिस पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं अपने पिता को कह रहा था कि मुझे अमीर बनना है पिताजी, मैं मर जाऊंगा, मुझे अमीर बनना है। तब मेरे पिता ने अपनी अलमारी से निकालकर मुझे एक सिक्का दिया था। उन्होंने कहा ये सोने का सिक्का है, इस सोने के सिक्के को बेचकर तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे, उससे तुम कोई और काम कर पाओगे। मैंने कब से संभाल कर रखा है। जब मैंने वो सिक्का देखा वो काफ़ी बड़ा था और मैं हैरान, मेरे पिताजी के पास सोने का सिक्का कहाँ से आ गया। मैं उनसे सवाल करता उससे पहले मैं जानना चाहता था ये सोना ही है या पीतल है। गरीबों के पास सोना नहीं होता, पीतल होता है। इसीलिए मैं एक सुनार के पास गया, वो सिक्का दिखाया। वो पूछने लगा ये सिक्का तुम्हारे पास कहाँ से आया। मैंने कहा ये हमारा खानदानी सिक्का है, कब से चला आ रहा है, कभी इसे इस्तेमाल करके नहीं देखा। मैं तो ये तक नहीं जानता ये पीतल है या सोना है। उसने अच्छे से चेक किया और कहा ये सोना है, सोने का सिक्का। पुराने ज़माने में सोने के सिक्के चलते थे। लोग ऐसे सिक्के बनाकर उन्हें घरों में दबा कर रखते थे
ताकि भविष्य में कभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत हुई तो वो इसे इस्तेमाल किया करते थे। तुम्हारे परिवार वाले अच्छे हैं, उन्होंने ये सोने का सिक्का संभाल कर रखा था। वो सोने का सिक्का 2.5 लाख रुपए का था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 2.5 लाख रुपए नहीं देखे थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में शायद 2.5 लाख रुपए कमाए तक नहीं थे, और एक बड़ा लिफाफा भरकर मुझे 2.5 लाख मिले थे। मैं डरता डरता बस में उन नोट को अपनी बगल में दबा कर आया था। घर पहुंचते पहुंचते मुझे डर लग रहा था कोई चुरा ना ले। इतनी धन संपत्ति मैंने कभी नहीं देखी, कोई चुरा ना ले। घर पहुंचा और अपने पिता को बताया। मेरे पिता की आंखें फटी की फटी रह गई। सच में ये सोने का सिक्का इतना महंगा था? मैंने पिताजी को कहा, पिताजी ये सिक्का कहाँ से आया? हमने कब से संभाल कर रखा था, पहले ही आपको इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। हमारे पास जो रकम आती उससे आप कोई काम कर पाते, मैं कोई काम कर पाता। गरीबी में हमने इस तरह से इतने दिन देखे, वो देखने ना पड़ते। तब मेरे पिता ने जो कहा, मेरी आंखें फटकर बाहर की तरफ आ गईं। अरे पहले पता होता तो तुम्हारे दादाजी से और भी सिक्के मांग लेता। मैंने कहा, और भी सिक्के? मतलब दादाजी के पास और भी सिक्के थे? पिताजी ने कहा, हाँ, तुम्हारे दादाजी के पास और भी कई सिक्के थे। उन्हें एक खजाना मिला था। उस बड़े से बक्से में वो कह रहे थे कि 1000 से ज़्यादा सिक्के थे। उन्होंने बस एक ही सिक्का निकाला था और मेरी मांग पर मुझे वो एक सिक्का दे दिया था। वो कह रहे थे समय आने पर वो खजाना निकालेंगे और इस्तेमाल करेंगे। अभी उनका मन नहीं था। वो कह रहे थे कि जब मेरा मन होगा तभी मैं सोना निकालूंगा। मेरी इजाज़त के बिना वो सोने के सिक्के कोई मत निकालना। और हमारे परिवार के सिवा उस खजाने के बारे में किसी को बताया तक नहीं गया था। मैं अपने पिताजी को कहने लगा, पिताजी बताइए कहाँ है खजाना? ऐसे सिक्के निकले हैं, मैं अलग अलग शहरों में जाऊंगा, ये सोने के सिक्के बेचूंगा और इससे बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हमारे पास आ जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे। पिताजी बताइए। पिताजी ने कहा, नहीं, तुम्हारे दादाजी ने कहा था मेरी इजाज़त के बिना वो सोने के सिक्के मत निकालना। मैंने कहा, पिताजी दादाजी को मरे 10 साल हो गए, मरने के बाद उनसे जाकर इजाज़त मांगेंगे तो वापस आने का समय नहीं मिलेगा, दोबारा जिंदा होना पड़ेगा हमें। पिताजी मान नहीं रहे थे। कैसे समझाता उन्हें, दादाजी मर चुके हैं, उनसे इजाज़त कैसे ले सकते हैं? लेकिन मेरे दादाजी ने वचन लिया था मेरे पिता से, और मेरे पिता वो वचन को निभाते जा रहे थे। और मेरा रो रो कर उस रात बहुत बुरा हाल था। मैंने अगले दिन भी पिताजी से बात की और पिताजी ने कहा, तुम्हारे दादाजी की इजाज़त के बिना मैं नहीं बता सकता। और मैं बहुत ज़्यादा मायूस था, कहाँ से लाऊं अपने दादाजी की इजाज़त। और उसके बाद कई दिन बिता चुका था। मैंने बस एक छोटी सी बात अपने एक दोस्त से शेयर की थी, घुमा फिरा कर, कि मेरे पिताजी एक काम मेरा कर सकते हैं, बहुत अच्छे वाला काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे क्योंकि उनका कहना है मैं दादाजी की इजाज़त के बिना वो काम नहीं कर सकता। अब दादाजी मर चुके हैं बहुत साल पहले। क्या करूं मैं, पिता को कैसे समझाऊं, मुझे कुछ आइडिया दे। उसने कहा, तो तेरा काम तो आसान हो सकता है। मैंने कहा, कैसे? उसने कहा, मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूं जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं और वो टीचर भी है, यानी कि सिखाता है ऐसी तंत्र सिद्धियां बड़ी आसानी से। भूत प्रेत से बात करना, आत्माओं को बुलाना, उसे सब आता है। तुम्हारे दादा की आत्मा को बुला लेंगे, उनसे इजाज़त दिलवा देना अपने पिता को, काम तुम्हारा हो गया। मेरे दोस्त ने एक ऐसा आइडिया दिया था जिसने मेरे चेहरे पर रौनक ला दी थी। मैं बहुत खुश उसे गले से लगा लिया, बड़े जोर से गले से लगाया था। और वो भी कह रहा, इतनी खुशी कहाँ से हो गई तुझे, क्या काम है बता तो ज़रा। अब मैं उसे बता थोड़ी ना सकता था। खजाने की बात किसी को बताएंगे तो बुरा ही फंसेंगे ना, बस वो बात खुद तक सीमित रखनी है। मैंने उससे एड्रेस ले लिया उस तांत्रिक का, सीधा पहुंच गया मैं उस तांत्रिक के पास। और वो तांत्रिक भी कहने लगा, मैं सिखा तो दूंगा लेकिन तुम्हारे कपड़े देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हारे पास पैसे होंगे मुझे देने के लिए। मैं तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन हूँ तो इंसान, भूख मुझे भी लगती है, ज़रूरतें मेरी भी हैं, और मुफ्त में मैं ये काम कर थोड़ी ना सकता हूँ। मैंने उसको कहा, देखिए आप कितनी रकम की डिमांड कर रहे हैं मुझे बता दीजिए, मैं इंतज़ाम कर दूंगा।
उसने कहा तुमसे नहीं होगा, 10,000 रुपए लगेंगे, पूरी तरह से सिखा दूंगा कैसे आत्माओं को बुलाया जाता है, कैसे मुकाबला किया जाता है, पूरा सिखा दूंगा। ये भूत प्रेत वाला चक्कर 10,000 कर सकते हो? मैं उसके सामने रोने लगा। मैं उसके सामने एक्टिंग कर रहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बस डिस्काउंट चाहता था। वो डिस्काउंट कर नहीं रहा था। अंत में मैंने उसे कहा ठीक है, दादाजी से बात करने के लिए 10,000 मैं उधार लेकर दे दूंगा। रो रो कर वहाँ से गया था और वो भी जैसे मुझे सिंपैथी दे रहा था, लेकिन अंदर से मैं कमीनों की तरह हंस रहा था। मेरे पास 2.5 लाख रुपए थे, 10,000 देने में क्या नुकसान है? और इससे चांस होगा कि वो खजाना मिल जाए, हजारों सिक्कों वाला खजाना। अगले दिन मैंने 10,000 उसको दे दिए और वो बहुत ज़्यादा खुश, लेकिन मेरी तरफ देखकर थोड़ा निराश था। 2,000 उसने वापस कर दिए और कहा कोई बात नहीं बच्चे, काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है और दादाजी से बात करनी है, मैं डिस्काउंट कर सकता हूँ, 8,000 में काम कर दूंगा। सीखना शुरू कर दे सीखना शुरू, क्योंकि भूत प्रेत के चक्कर में अगर कोई फंसे ना, मुसीबतें भी होती हैं, पता है ना तुझे? मैंने कहा जी। उसने कहा तो अच्छे से सीख कर ही काम करना, पहले सीख ले, कुछ महीने लगेंगे फिर समझ जाएगा। फिर अपने दादाजी की आत्मा को बुलाना, क्योंकि मरने के बाद आत्मा जैसे शक्तिशाली होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, आत्मा आज़ाद होती है। हो सकता है तुम्हारे दादा की आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचाए। मैंने उससे सीखना शुरू कर दिया। 4 महीने मैं उसके पास जाता रहा और वो मुझे सिखाता रहा। पहले 1 महीने में मुझे लगा था ये तो बिल्कुल फ्रॉड है, कुछ नहीं करता, बस मंत्र सिखाता रहता है, आग में हाथ देता रहता है। मेरी बगल के बाल भी उसने जलाकर रख दिए थे, मेरे पेट में कोयले रखकर उन्हें सुलगा रहा था, कैसी कैसी तंत्र विद्याएं कर रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। 1 महीने तक वो जैसा जैसा कहता रहा मैं वैसा वैसा करता रहा। 1 महीने बाद उसने ज़मीन में एक छोटा सा खड्डा खोदा था, वहाँ कई कोयले रखे हुए थे। वो वहाँ साधना किया करता था, कोयले के बीच बैठ जाया करता था और नीचे चमड़े का जैसे एक मैट बिछा दिया करता। जैसे ही चमड़े का मैट गर्म हो जाता वो छलांग मारकर बाहर आ जाता। उसने मुझे कहा चमड़े का मैट उतारना होगा, तुम्हारी परीक्षा का समय है, उतारो सारे कपड़े। मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उसने कच्छा तक पहनने नहीं दिया था और मुझे कहा कोयले के इस इलाके में तुम्हें बैठना होगा, कोयले के ऊपर 5 मिनट तक साधना करनी होगी। मैंने बस पैर ही तो रखा था, मेरा पैर जल गया और मैं सोचने लगा अगर मैं यहाँ बैठा पता नहीं क्या क्या जल जाएगा मेरा, और दोबारा वो ठीक भी नहीं होने वाला। मैं उसके सामने कहने लगा ये मैं नहीं कर सकता, ऐसी कौन सी साधना है जिसमें खुद को जलाना पड़े, और मेरे पास कोई सिद्धि भी नहीं है। और तब उसने कहा था बस तुम्हारे मुंह से यही सुनना था, कब से मैं तुम्हारे सामने क्या क्या किए जा रहा हूँ, पेट में कोयले सुलगाता हूँ, सिगरेट तुम्हारे कान में डाल देता हूँ, कभी तुम्हारे बालों को आग लगा देता हूँ, कभी मिट्टी पर लौटने के लिए कहता हूँ, अब कोयले पर बैठने के लिए कह दिया, वो भी नंगा। तू तो हर बात माने जा रहा था। ऐसा इंसान सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता जो हर बात मानता रहे। हमारे अंदर ऐसी अड़िग शक्ति होनी चाहिए मना करने की। तू सीधा मना कर, मैं नहीं कर सकता, इससे मैं मर जाऊंगा। उस दिन मैं तुझे सिखाना शुरू करता, 1 महीना तूने बर्बाद कर दिया। उस दिन उसने ये बताया, 1 महीने पहले बता देता मैं समझ जाता। और उस दिन उसने मुझे एक आत्मा दिखाई थी, आग के बीच से एक शैतान निकलकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा, और जैसे ही वो शैतान मेरी तरफ आया मैं पीछे की तरफ डर कर भागा। और उसने कहा डर गया, इतनी आसानी से डर गया? ये तो पहला भूत है जो तूने देखा है, इसे अग्निभूत कहा जाता है। ये कुछ नहीं करता, बस दूर दूर तक लपटें छोड़ता है। जब तू भूत प्रेत की दुनिया में आत्माओं को बुलाने की कोशिश करेगा तब तेरे सामने ऐसी ऐसी आत्माएं आएंगी तो डर जाएगा। तुझे ऐसा लगेगा जिंदगी से आसान मौत है, लेकिन तुझे मरना नहीं है, तुझे डरना नहीं है, तुझे सीना चौड़ा करके सामने रहना है। भूत प्रेत फंसाने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। वो तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें करने को कहेगा जो गलत होंगी, तुम्हारी समझदारी की परीक्षा लेगा। हो सकता है तुम्हें वो सही लगे लेकिन वो चीज़ गलत हो। इसी से वो आत्माएं जीत जाती हैं हम इंसानों से। बस तुझे यही सीखना है, डरना नहीं है, मुकाबला करना है। जैसा भूत कहता है वैसा करना है और समझना है गलती कहाँ वो कर रहा है, तब उसे पकड़ लेना है। मैंने उस तांत्रिक से वो अगले 3 महीनों तक
ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी कि मैं जान गया वो बहुत शक्तिशाली था। बस परीक्षा ले रहा था पहले महीने, मेरा पिछवाड़ा जलाना चाहता था बस मुझे सबक देने के लिए। वो सबक मैंने बिना पिछवाड़ा जलाए ही ले लिया। 4 महीनों में मैं सीख गया भूत का मुकाबला कैसे करते हैं, प्रेत कैसे होते हैं, पिशाच कैसे हमला करते हैं, छलावे क्या होते हैं, हर तरह की शक्तियाँ जो भारत में पाई जाती हैं उन सब की जानकारी दे दी थी। उसने बता दिया था ऐसी शक्तियों को कैसे रोका जाता है। कोई भी नाम ले लो, किचकांडी तक मैं उसकी जानकारी रखता था कि मुकाबला उससे कैसे किया जाता है। बस उसने यही कहा था, कुछ भूत बड़े अड़ियल होते हैं, बड़े अजीब होते हैं, उन्हें तंत्र साधनाओं से, मंत्रों से या यंत्रों से संभाला नहीं जा सकता, उन्हें बस बुद्धि से संभाला जा सकता है। 4 महीनों में मैं सीख गया और जैसे ही घर आया छत पर मैं चढ़ गया था। वहां रखे कोयले के ऊपर रखी सफेद रंग की पट्टी जो जलकर काली हो जाती, मंत्र पढ़ता। सामने रखी तस्वीर मैंने दादाजी की। पिताजी को अभी मैंने बुलाया नहीं था। मैं सारी सिद्धियों को पहले प्राप्त करना चाहता था और उसके बाद जैसे ही मुझे नजर आने लगी वो लपटें जिसके अंदर से आत्मा बाहर निकल सकती थी मेरे दादाजी की, मैंने अपने पिता को बुला लिया। मेरे पिता यकीन नहीं कर रहे थे कि मैंने ऐसी तंत्र साधनाएं इतने कम समय में सीखी हैं। लेकिन अगर आपका टीचर अच्छा हो, आपको जल्दी जल्दी सब कुछ सिखा देता है। समय की कोई सीमा नहीं होती, आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। मैंने वहां अपने पिताजी को जैसे ही दादाजी की आत्मा दिखाई, मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि वो अपनी आत्मा को नए शरीर में डाल चुके थे। उनका नया जन्म हो चुका था और कई चीज़ें उन्हें भूली हुई थी। बस कुछ समय के लिए वो अपने शरीर में बेहोश हुए होंगे, जिस भी जन्म में होंगे, लेकिन आत्मा को यहाँ बुला लिया गया था। और मेरे दादाजी की आत्मा से बात करने के लिए मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया, दादाजी क्या आप मुझे पहचानते हैं? दादाजी अच्छे से पहचान नहीं रहे थे, बार बार जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे, पिताजी को जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे। और मैंने पिताजी को कहा था, जल्दी कीजिए बात, कुछ ऐसी बात बताइए जिससे इन्हें याद आ जाए, जल्दी से इन्हें यहाँ से छोड़ना है ताकि ऐसा ना हो यह अगले जन्म में भी मर जाएं, वो शरीर खत्म हो जाएगा। हमारे पास समय कम था। पिताजी ने कुछ बातें की, दादाजी को याद आया। इसके बाद पिताजी ने कहा, इजाज़त दीजिए, वो खजाने वाली बात मैं बता सकता हूँ अपने बेटे को। दादाजी की आत्मा ने कहा, भाड़ में जा, जो बताना है बता, मुझे परेशान मत कर, जाने दे मुझे। इसके बाद पिताजी खुश थे। दादाजी की आत्मा को मैंने आज़ाद किया और उसके बाद पिताजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अब इजाज़त मिल गई तुम्हारे दादाजी की, अब मैं बता सकता हूँ। उस समय सच में मुझे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वो मेरे पिता ना होते शायद मैं उनके पेट में एक मुक्का मार देता। मेरे पिता ने नीचे जाकर मुझे बताया दादाजी ने वो खजाना कहाँ रखा हुआ है। वो खजाना उन्होंने नेपाल की एक छोटी सी पहाड़ी, जो बिल्कुल वीरान इलाका है, वो पहाड़ी के अंदर छोटी सी गुफा थी जिसके आगे कई पत्थर पड़े थे। किसी को नहीं पता वहाँ छोटी गुफा भी हो सकती है। वहाँ पर एक बक्से को गुफा के अंदर मिट्टी खोद कर गाड़ा है जहाँ कोई जा तक नहीं सकता और वहाँ से कभी भी सिक्के निकाले जा सकते हैं। मैं खुश हो गया था। आखिरकार अंततः मुझे पता लग गया वो खजाना कहाँ है। अब अमीर होने का समय है। हमारा पुश्तैनी खजाना, जिसने ढूंढा उसी का होता है हमारा पुश्तैनी खजाना, सोने के सिक्के। मैं सीधा उस तरफ निकलना चाहता था। पिता को मैंने बताया, पिताजी किसी को मत बताना। पिताजी ने कहा, ये राज इतने समय से मेरे अंदर दफन था, मैंने नहीं बताया, अब मैं कैसे बता दूंगा। मैं खुश। तसल्ली करने के बाद मैं सीधा निकला था नेपाल की उस पहाड़ी की तरफ। मैं बॉर्डर क्रॉस करके जब उस पहाड़ी को ढूंढना चाहता था, मुझे सही से पता नहीं चल रहा, लेकिन समय लगता है, पता लगाया जा सकता है दुनिया के किसी भी कोने का। अगर आपके पास कुछ धन हो, और यकीनन एक सिक्के ने जो 2.5 लाख रुपए दिए थे उनमें से 2,42,000 मेरे पास थे, उससे बहुत काम करवाए जा सकते थे। मैं उसका इस्तेमाल कर रहा। कुछ लोगों को बस 100 रुपए 200 रुपए दिए, जानकारी वो खुद ब खुद उगल देते। मैं किसी को पता लगने नहीं देता। मैं कह रहा था ध्यान लगाने के लिए मुझे पर्वतों में जाना है, और वो मुझे ऐसे ऐसे पर्वत दिखाते जहां मैं जाना नहीं चाहता था। जिस पहाड़ी को मैं ढूंढ रहा वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं थी, लेकिन अंततः मैंने पता कर ही ली।
बहुत वीरान इलाका। आप उस पहाड़ी पर जा सकते हैं जहां सड़क बनी हो। उस पहाड़ी पर कैसे जाएंगे जहां सड़क ही नहीं बनी? पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता, नीचे उतरना पड़ता, नदी छोटी सी जिसे पार करना पड़ता, और नदियों में बारिश के समय पानी बहुत ज्यादा आता है। मैं नहीं चाहता था खजाना ढूंढने गया, एक लड़का नदी में बहकर मारा गया, ऐसी खबर अखबार में छपी हो। मैंने बहुत पहाड़ियों को पार किया, उस नदी को भी उस समय पार किया जब बारिश के कोई आसार नहीं थे, आसानी से पार कर दिया। जब बड़ा सा बैग लिए मैं उस पहाड़ी तक पहुंचा था, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी और वहां आने जाने का कोई और रास्ता नहीं था। उस पहाड़ी के पास खाना खाकर जब मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, मुझे वो गुफा छोटी सी साफ दिख गई। ऐसी वीरान जगह जहां तक शायद किसी इंसान का आना जाना नामुमकिन होगा। वहां पहुंचा मैं और बड़े से पत्थर को एक तरफ करके छोटे छोटे पत्थरों को हिलाया। यहाँ कोई भूस्खलन हुई होगी, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं थी। गुफा को आसानी से ढूंढा जा सकता था। हर पहाड़ी में छोटी मोटी गुफाएं तो होती ही हैं। ये प्राकृतिक गुफा थी। पत्थर हटाकर गुफा साफ नजर आ गई। अंदर जाने का रास्ता, ज़्यादा अंदर तक जाना नहीं था मुझे, आगे आगे ही रहना था। और जैसे ही मैं गुफा के अंदर गया, देखने के लिए कहाँ पड़ा है फावड़ा जो ज़मीन में गड़ा है। वो लोहे का फावड़ा जंग खाया होगा, क्योंकि घटना लगभग 22 साल पुरानी है, लेकिन सबूत तो मौजूद होंगे। मुझे नहीं पता था इस गुफा में खजाने फावड़े के सिवा और भी कुछ मौजूद था। सामने अजीब सा जीव था गुफा के अंत में। मुझे लगा भालू घुसा है, मार देगा ये मुझे। मैंने तंत्र साधनाएं सीखी हैं, जानवरों से लड़ना नहीं सीखा, ये तो मेरा कचूमर बना देगा। मैं उसकी तरफ देख रहा कि ये कैसा भालू है, सर पर हेलमेट पहने हुए। उसने सफ़ेद रंग का हेलमेट पहना हुआ था और नीचे का जो शरीर था वो किसी जानवर जैसा नहीं था। उसका शरीर बिल्कुल जैसे सफ़ेद काला मिक्स ग्रे सा, चमकदार चमड़ी और बड़े बड़े पैर, बड़े बड़े हाथ। लेकिन उसके पैर बदल रहे थे, थोड़ा थोड़ा जैसे धुआं निकल रहा हो पैरों से। वो हवा में उड़ सकता था और मैं उसे देखकर डर गया। ये कोई जानवर नहीं हो सकता, या तो ये एलियन है या कोई अजीब सा भूत है। हो सकता है भूत ही हो, एलियन बनकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं बस समझना चाहता था कैसा भूत है। लेकिन जैसे ही वो उड़ता उड़ता मेरी तरफ आया, बड़े बड़े पंजे जैसे कोई चुड़ैल हो गड़ाना चाहता था मेरी गर्दन में। मैं छलांग लगाकर बाहर की तरफ भागा। मुझे जान बचानी थी, खजाना तो बाद में भी ढूंढा जा सकता था। पहले समझ में तो आए भूत कैसा है। वो तांत्रिक ने जो भी बताया था, भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी करण पिशाचनी जैसी जैसी जानकारी दी, कोई इससे मेल नहीं खाती थी। हेलमेट वाला भूत, मैंने जिंदगी में हेलमेट वाला भूत कभी नहीं देखा था। मैं पहाड़ी से नीचे भागा और ये दिन का समय था। मैंने पहाड़ी के बाहर निकलते हुए उस भूत को देखा। वो गुफा से नीचे उतरकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा। पहले तो पकड़ना चाहता, फिर धक्के देकर मुझे पहाड़ी से दूर करना चाहता था। उसने मेरे सर के पीछे अपना वो हेलमेट मारा था और उसका दर्द बहुत ज़्यादा हुआ था। एक मेरे सर के पीछे जैसे गूमड़ सा बन गया था। ज़मीन पर घिसट कर गिरा था मैं और उस नदी को पार करके दूसरी पहाड़ी पर चढ़ गया। तभी मैं उस पहाड़ी को देख रहा। वो भूत क्या है, कैसा है? मैंने 4 मंत्र पढ़े। मुझे उस तांत्रिक ने बताया था ये 4 मंत्र पढ़ने के बाद आप किसी भी भूत से सवाल करो, उसे जवाब देना ही पड़ता है। और मैं ये मंत्र पढ़कर नदी के पास से उससे सवाल कर रहा। वो नदी की दूसरी तरफ था, जैसे खुद को रोके रखा हुआ, इस तरफ आ नहीं सकता था, मजबूरी होगी। मंत्र पढ़े और मैंने सवाल पूछा, कौन हो तुम, दो मुझे जानकारी। और उसने जवाब दिया, चला जा भूतनी के, दोबारा नजर मत आना। ये कहकर वो पहाड़ी के ऊपर चला गया। मैं हक्का बक्का हो गया था। जैसा कि मुझे तांत्रिक ने बताया था, मैंने भी कई भूतों पर इस्तेमाल किया था, एक पिशाच पर इस्तेमाल किया था। ये मंत्र पढ़ने के बाद जैसे किसी भी काली शक्ति से कोई सवाल पूछा जाए, उसे जवाब देना पड़ता है, अपनी जानकारी देनी पड़ती है। इसने तो भूतनी का कहकर मुझे भगाने की कोशिश की। मैं हैरान था,
ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे शायद अब वापस जाकर तांत्रिक से बात करनी होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा एक भूत को कैसे पकड़ा जा सकता है जो बड़ा अजीब हो। लेकिन इतनी दूर वापस घर आने के लिए मुझे लंबा सफ़र तय करना पड़ता। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर उन तरकीबों को अपनाऊं जो भूतों पर अपनाई जाती है। वो तंत्र सिद्धियाँ, वो आयुर्वेदिक कला, वो जड़ी बूटियाँ, वो चीज़ें जिनसे भूत प्रेत डरते हैं, मैं उनका इस्तेमाल कर सकता था। मैंने ढूंढनी शुरू कर दी। मैं सबसे पहले काठमांडू के बाज़ार में गया। काठमांडू तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लगा था मुझे। मैं बाज़ार से उन चीज़ों को ढूंढ रहा क्योंकि छोटे शहरों में वैसी जड़ी बूटियाँ मिल नहीं रही थी, वैसे पत्थर नहीं मिल रहे। वो सभी मैंने खरीद लिए। जैसा कि मुझे तांत्रिक ने बताया था, जब कोई चीज़ काम ना करे, जब समझ में ना आए सामने वाला भूत कैसा है, तब हर चीज़ को उसमें पिरो देना है एक माला में, और उस माला को पहनना है, शरीर पर बांधना है। भूत पिशाच कुछ भी हो, वो मजबूर हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा वो कैसी शक्ति का इस्तेमाल करे, और जो भी वो हुआ वो कमज़ोर पड़ जाएगा। मैंने एक ऐसा वस्त्र बनाया था, एक ऐसी शर्ट बनाई थी जिसमें चारों तरफ लहसुन टंगे हुए, चावल टंगे हुए, नींबू टंगे हुए। सर के ऊपर मैंने 3 अगरबत्तियां लगा ली थी। सर के ऊपर मैंने कई फूलों की माला बनाकर पहनी हुई। देखने में मैं एक ऐसा बाबा लग रहा था जो किसी और ही शहर से आया हो। वो चीज़ें मैंने लिफाफे में डाली हुई, क्योंकि अगर मैं उन पहाड़ियों के बीच से निकलते वक्त इस तरह पहने रहूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर गलती से मैंने पहले पहन लिया, रास्ते में किसी ने देख लिया, वो पता नहीं क्या समझेगा, कहीं मुझे भूत समझकर लोग पीट पीट कर मार ना डाले। इसीलिए वापस उन्हीं पहाड़ियों के पास आया, उन सब चीज़ों को पहना। वो सारी की सारी चीज़ें, एक बड़ी काले रंग की गुड़िया जिसमें कई सुई टंगी हुई थी, वो भी लेकर आया था मैं। एक बड़ी सी कांच की बोतल जिसमें भूत को कैद किया जा सकता है, वो भी लेकर आया था मैं। एक चिराग जो पीतल का हो, जिसके अंदर जिन्न को कैद किया जा सकता है, वो भी लेकर आया था मैं। हर तरह की चीज़, सामने जो भी हो मजबूर कर दूंगा। चांदी की छुरी लेकर आया था, अगर पिशाच हुआ तो सीना चीर डालूंगा। मैं जीतने वाला था, अब हार नहीं सकता था। मैंने नदी को पार किया। वो कपड़ों को मैंने पहन लिया था। कोई कमजोरी नहीं थी मेरे अंदर, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं अब सीना चौड़ा करके उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, पत्थर को एक तरफ किया। उसने पत्थर से गुफा को फिर से बंद कर दिया था। बड़ा कमीना भूत था, किसी को पता लगने देना नहीं चाहता था। शायद इस जगह का वो खजाना उसे भी अच्छा लगा, लेकिन मरने के बाद खजाने का क्या किया जा सकता है, ये मैं भी सोचे जा रहा। जैसे ही मैंने उसे ललकारा, बाहर निकल कर मुकाबला, जो भी है चेहरा तो दिखाना पड़ेगा। कौन है जो हेलमेट पहने लोगों को डराता है? सामने अंधेरे से वो बाहर आया। सफ़ेद रंग का हेलमेट चमकदार था, और उसके हंसने की आवाज़, मौत को बुलाया है तूने, मौत को, अब गले भी लगाना होगा। वो मुझे डराना चाहता था। ऐसा ही मुझे तांत्रिक ने बताया था, भूत डराएंगे, बहकाएंगे, तुम्हें भटकाएंगे, लेकिन डरना नहीं है। मैं भी नहीं डरा। हाथ में वो खंजर जो मैंने चांदी का बनाया था, और शरीर पर वो कपड़े डराने के लिए काफ़ी थे उसे। वो मेरे बिल्कुल सामने आ गया, और मैं भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहता था। अगर बीच में वो हेलमेट नहीं होता। वो मेरे करीब आकर कहने लगा, नोच दूंगा तुझे। मैंने उसे धक्का दिया। जैसे ही उसके सीने पर वो लहसुन को रगड़ा, हर काली शक्ति लहसुन से डरती है। मैंने छाती पर लहसुन रगड़ा तो उसकी चीखें निकलनी चाहिए थी। वो चीखा नहीं, बल्कि छाती को मलकर कहने लगा, साले मैला करता है, तुझे तो अभी पीटता हूँ। मुझे उसने गर्दन से पकड़कर नीचे मिट्टी में घुसाने की कोशिश की। पीठ पर जैसे झांपड़ मार रहा। उसकी 3 उंगलियां थी, लंबी लंबी सी। पता नहीं कैसा था, कोई जैसे अपंग, कोई जैसे 2 उंगलियां कटा इंसान हो जो मरकर भूत बन गया। मेरी पीठ पर लंबी लंबी उंगलियां छपा डाली उसने, और मैंने कपड़े ही ऐसे पहने थे, लहसुन नींबू वाले। वो नींबू जैसे निचुड़ चुका था, जख्मों पर लग रहा, और मुझे मिर्ची लगने लगी। मैंने मिर्ची भी टांगी थी। उसने वो ऐसे लपड़ पीठ पर मारे थे, जख्मों में मिर्ची लगी, और मैं चीखने लगा। उसे उठाकर पटका था मैंने, और उस पर लहसुन, मिर्ची, हर चीज़ डाली। वो कमज़ोर नहीं हुआ।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं शरीर से उतार उतार कर उन कपड़ों को फाड़ फाड़ कर उसके ऊपर मलने की कोशिश कर रहा, उसके ऊपर फेंक रहा। उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर मुझे लगा ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये पिशाच है चेहरा छिपाए हुए, तभी तो हेलमेट पहना है। अभी बताता हूँ। मैंने एक तरफ से वो छोटा चांदी का चाकू निकाला, उसके पेट में घुसाने की कोशिश की। वो चाकू निकलते ही मेरे शरीर पर जितने कपड़े थे वो फट चुके थे, सभी उतर चुके थे। उसने आधे बाकी फाड़ डाले थे। चाकू पेट में घुसाया, उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो भूत जैसा था, जैसे आधा शरीर हो। चाकू घुस गया, उसने झांपड़ मारा और छीन लिया मुझसे चाकू। फिर ऊपर की तरफ करके कहने लगा, चांदी चांदी, ये भी एक खजाना बन सकता है, इसे छोड़कर जा, ऐसे भाग जा यहाँ से। उसने मुझे धक्का देकर उस पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और पत्थर से गुफा को बंद किया। मैं बिना कपड़ों के रोता रोता उस पहाड़ी से नीचे उतरा था। कैसा कमीना भूत है, समझ में नहीं आ रहा, किसी तरह से काबू में नहीं आ रहा। पहाड़ी से उतरा नंगा, नदी को पार किया मैंने। नदी को पार करके कपड़े पहने जो वहाँ पर कुछ उतारे थे, वो पहनकर मैं पहाड़ियों से दूर निकला रोते हुए। ये तो बड़ा पंगा है। ये कैसा भूत है? जो सीखा मैंने सब नाकाम, जो सीखा मैंने सब नाकाम। फिर मैं वहां से रोकर वापस आ गया। अब नहीं मिलेगा खजाना, कुछ नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? मैं वापस अपने गांव आया। दूसरे दिन मन किया तांत्रिक को भी कुछ बता ही डालूं। खजाना नहीं बताऊंगा, बस ये कहूंगा एक काम करने गया था, मुझे पैसे मिले थे, वो काम मैं कर नहीं पाया। तांत्रिक को मैंने बताया ये सब। तांत्रिक हैरान है, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सी काली शक्ति है जो काबू में नहीं आती? हर चीज कर ली तुमने। मैंने कहा मैंने खंजर पेट में गाड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो भूत था। लहसुन मला, वो भूत जैसा नहीं, असर नहीं हो रहा। मैंने नींबू फेंके, वो काले नहीं हुए, बल्कि उल्टा मिर्ची मेरे जख्मों पर उसने रगड़ रगड़ कर मेरी चीखें निकाल डाली थी। तांत्रिक मुझ पर कुछ समय हंसा और फिर कहने लगा, ये तो करामात ही हो गई, ये करामात ही हो गई जो मेरी समझ में नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उस तांत्रिक को जरा फंसाया। देखिए, मैं आपको 5,000 दे सकता हूं अगर ये काम आप कर दो। बस वहां उस भूत को संभाल लेना, बाकी काम सारा मेरा। वहां मुझे बस यही काम करना है। खजाना मैंने बताया नहीं। तांत्रिक 5,000 को मान गया। वो खुद देखना चाहता था ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसके समझ में नहीं आ रही। मैं उस तांत्रिक को लेकर पहुंच गया उस पहाड़ी पर। उस पहाड़ी पर पहुंचते ही तांत्रिक कह रहा, एहसास तो हो रहा है काली शक्ति का, मैं अपनी इंद्रियों से पहचान पा रहा हूं। जैसे ही उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, पत्थर हटाया, हम दोनों खड़े, सामने से हेलमेट पहने वो प्रेत। अब तू किसी और को लेकर आया है, दोनों मरना चाहते हो। कितने लोगों को लेकर आ रहा है यहाँ? तुझे क्या लगता है खाना बंट रहा है? साले अलग अलग लोगों को लेकर आ रहा है। तभी तांत्रिक बोला, ये अपने गुरु को लेकर आया है, ये कुछ कर नहीं पाया तो इसका गुरु करेगा, आजा मेरे सामने। तांत्रिक पूरी तरह से जैसे अपने अनुभव का इस्तेमाल करना चाहता था। उसने ललकारा उस भूत को, आजा कर मुकाबला। मंत्र पड़े, मंत्रों का उस पर कोई असर नहीं। सीधा भाग कर आया, हेलमेट मारा सर पर तांत्रिक के, और तांत्रिक के सर से खून निकल रहा। पीछे दीवार से टकराया तांत्रिक और कहने लगा, ये कैसा भूत है। उसके बाद और मंत्र पड़े, सब कुछ किया, काबू में नहीं आ रहा। उसके बाद एक खास मंत्र पड़ा था साधु ने। जैसे ही वो मंत्र पड़ा, वो जो भूत था ना, जैसे 2 झटके में पीछे की तरफ गया। ये देखते ही वो तांत्रिक कहने लगा, निकलो निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। मुझे बाहर जाने के लिए कहने लगा वो तांत्रिक। मैं बाहर की तरफ भागा, वो तांत्रिक भी बाहर की तरफ भागा। पीछे से वो भूत कह रहा, दोबारा मत आना वरना छोड़ूंगा नहीं, परेशान करके रखा है। उसने पत्थर लगाया, गुफा बंद की। हम दोनों नीचे पहुंचे। तांत्रिक के सर से खून जो बह रहा वो रुक चुका था, लेकिन तांत्रिक का सर भारी और वो सोचने की क्षमता को कमज़ोर पा रहा था। फिर उसने कहा, यार ये समझ में आया क्या है, इसके बारे में भी मैंने पहले से समझा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने कहा, क्या क्या सुना था जो आपने मुझे नहीं बताया? तब उस तांत्रिक ने कहा, हमें भूत प्रेत पिशाच हर तरह के जीव को संभालना आता है जो धरती पर पाया जाता है। अब सोचो कोई ऐसा जीव जो धरती का ना हो। ब्रह्मांड विशाल है, कितने ग्रह होंगे, कितनी दुनियाएं होंगी,
कैसे कैसे जीव रहते होंगे, हम सोच तक नहीं सकते। हमारा ज्ञान तो धरती तक है ना। ये कोई परग्रही है, परग्रही धरती पर आया, जिसे तुम एलियन कहते हो, मर गया, बन गया भूत। अब ऐसा भूत जो किसी परग्रही का हो, उसकी शक्तियां भी अलग होती हैं। उन्हें हमारे मंत्र, यहाँ की सिद्धियां थोड़े ना समझ लगती हैं। हमारी शक्तियां उन्हें काबू थोड़े ना कर सकती हैं इतनी आसानी से। तो ये एक परग्रही भूत है जो हमारे तरीकों से काबू नहीं आने वाला। इसके लिए तरीके अलग अपनाने होंगे। छोड़ दे ये काम। तूने कहा ना, तूने किसी से ये काम लिया है, छोड़ दे, ये काम नहीं होगा, ये मुश्किल है। वो तांत्रिक वहां से निकला। मैं उसके पांव पड़ रहा। वापस अपने गांव आए। मैं बार बार उसके पांव पड़ता गया, तरीका बताइए, मुझे यह काम करना है, मुझे यह काम करना है। उस तांत्रिक ने कहा, तो तरीका मैं बता दूंगा, लेकिन तुझे काम करना होगा। मैं नहीं करने वाला, समय बर्बादी मैं नहीं करूंगा। ये बड़ा अजीब तरीका है जो काबू में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने उस तांत्रिक को मना लिया और उसने जो बताया ये कुछ नया था। तांत्रिक ने कहा, अगर कोई परग्रही यहाँ मर जाए अजीब परिस्थिति में, तो उस परग्रही को एक इंसानी आत्मा चाहिए, यानी धरती की कोई आत्मा। उसे भी प्रेत योनि यहाँ ऐसे ही मिलेगी। मान लो कि जैसे धरती पर भी एक अलग दुनिया है और उसे इस दुनिया में रहना है, तो यहाँ की कोई शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। तो इसने किसी ऐसे भूत से शक्ति हड़पी होगी जो यहाँ का होगा। वो शक्ति का यह इस्तेमाल कर रहा है परग्रही, इसे काबू में लाया नहीं जा सकता। तो ऐसी शक्ति जो इससे मेल खाती हो, ऐसी शक्ति, ऐसा इंसान जो इससे मेल खाता हो, वो भूत ढूंढना होगा। वो भूत करेगा इसका मुकाबला और इसे हराएगा। मैंने तांत्रिक को कहा, एलियन के भूत को हराने के लिए एक और एलियन का भूत कहाँ से लेकर आऊं? तांत्रिक हंसकर कहने लगा, एलियन का भूत नहीं चाहिए। हमारी धरती पर भी इंसानों की ऐसी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो काबू में नहीं रहती। अब धरती बड़ी है, इंसान भी अजीबोगरीब। अब एक ऐसे ही अजीबोगरीब इंसान को ढूंढना होगा जिसकी शक्ति इसके मेल खाती हो। तांत्रिक ने तब मुझे बताया ऐसी शक्तियां कहाँ पाई जा सकती हैं। बिहार के समस्तीपुर इलाके में एक ऐसी जगह है जहां कवि सम्मेलन होता है। रात के समय वहां एक भूत दिखता है। अब वो भूत की शक्तियां मिलती जुलती हैं वो परग्रही भूत से। वो भूत उसे काबू कर सकता है, उसका मुकाबला वो कर सकता है, क्योंकि वो परग्रही भूत की शक्तियां ऐसे किसी भूत को नाकाम नहीं कर सकती। मुकाबला तगड़ा होगा, लेकिन अगर वो बुद्धि से तेज हुआ तो उस परग्रही को बड़ी आसानी से हरा देगा। लेकिन उस भूत को मनाना होगा काम करने के लिए। हो सकता है उसका काम करना होगा, या जो वो कहता है वो करना होगा। उसके बाद वो तुम्हारा काम करने के लिए मानेगा, तुम्हारे साथ आएगा, बिल्कुल विक्रम बेताल की तरह, और फिर उसका इस्तेमाल करके परग्रही भूत को आसानी से हराया जा सकता है। पहले मनाना होगा उसे। मैं बिहार के समस्तीपुर में पहुंच चुका था। कवि सम्मेलन एक बड़ी ग्राउंड में लगा करता था, और उस ग्राउंड के बीच में लगा वो पेड़ जहां रात के वक्त वो भूत नजर आता है। कहते हैं एक कवि का भूत। पुराने जमाने में एक कवि हुआ करता था जो मर गया, और उस कवि की आत्मा उस पेड़ से चिपक गई। वो बड़ा अजीब था, बड़ी अजीब बातें करता था, बड़ी मनोहर कविताएं सुनाया करता था। वो मारा गया, लेकिन उसकी आत्मा ने यह दुनिया को नहीं छोड़ा। मैं रात के 8 बजे पहुंचा उस ग्राउंड में। देखना चाहता था कहाँ पर है उस कवि का भूत। बात करूंगा, पटाऊंगा, मनाऊंगा। कुछ पैसे चाहिए तो वो दे दूंगा, कोई खाना चाहिए वो दे दूंगा, कहीं घूमने जाना है तो अपने साथ ले जाऊंगा। जैसा वो कहेगा वैसा मैं करूंगा। पेड़ के नीचे मैं बैठ गया। मैं देखना चाहता था कब आता है वो भूत, कहाँ से आता है वो भूत। तभी मैंने सामने से देखा, लाइट जलती हुई मेरी तरफ आ रही। मैं खड़ा हो गया देखने के लिए। तभी मैंने देखा 2 पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर थे और मेरे कपड़ों के अंदर तलाशी ले रहे। मुझसे पूछ रहे, तू अकेला यहाँ क्यों बैठा है? लोगों का कहना है ये जगह भूतिया है, साले नशेड़ी यहाँ कर बैठ जाते हैं, नशे करते हैं। कपड़े उतरवा कर उसने अच्छे से चेक किया और फिर पूछने लगा, तुम यहाँ के नहीं लगते, दूर से आए हो? मैंने बता दिया मैं कहाँ से आया हूँ। वो पूछ रहा है, यहाँ इतनी दूर पेड़ के नीचे बैठने आए हो? बताओ क्या काम है? नशा तस्करी करते हो ना? मैंने कहा मैं नशा तस्करी नहीं करता, मुझे एक खास काम था।
मैं बस घूमने के लिए निकला, सोचा यहाँ कवि सम्मेलन होता है, कुछ यादें जुड़ी हैं पुराने वाली, तो मैंने सोचा यहाँ बैठ जाता हूँ। उसने तब मुझे छोड़ा। पुलिस वाले चले गए ये कहकर कि यहाँ भूत नज़र आता है, ध्यान रखना। मैंने कहा वही तो देखने के लिए आया हूँ। पुलिस वाले गए, मैं फिर से इंतज़ार करने लगा। जैसे ही 10 बजे का समय हुआ था, वहाँ पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, और ये आवाज़ बयान करने के लिए काफ़ी थी कि ये कौन हो सकता है। कवियों के समागम में कौन आया है अपनी कविताएं सुनाने। ये शब्द सुनते ही मैं हैरान सा हो गया। आवाज़ कहाँ से आई? पेड़ के आसपास तो कोई मौजूद नहीं है। मैं हक्का बक्का होकर इधर उधर देख रहा था। तभी पेड़ के ऊपर बैठा मुझे एक आदमी नजर आया। मुझे वो पूरी तरह से काला नजर आ रहा था, क्योंकि चांद की रोशनी ऊपर से नीचे की तरफ पड़ रही थी। मैं रंग देख नहीं पा रहा, लेकिन एक पतली सी टहनी पर चढ़ा हुआ कोई इंसान नहीं हो सकता, भूत ही हो सकता है। लेकिन जैसे उसे लगा कि मैं भूत देखकर डर कर भाग जाऊंगा, वो हंसना शुरू हो गया। आ जाओ अभी मैं तुम्हें बताता हूं। मैं भी वहीं खड़ा हो गया और कहने लगा, बताओ, यहीं तो खड़ा हूं, तुमसे ही तो मिलने आया हूं। वो हैरान सा हो गया, कुछ समय के लिए चुप सा हो गया था और फिर से बोला, अब कविताएं तो तुम्हें सुनानी ही होंगी। पहचान नहीं पाए? कोई इंसान नहीं हूं मैं, भूत हूं। कोई इंसान नहीं हूं मैं, भूत हूं। जैसे मौत का इंसान के लिए दूत हूं। ये सुनते ही मैं भी हंसने लगा था। मुझे कविताएं नहीं आती, इसीलिए कविताओं का जवाब कविताओं में नहीं दे सकता था, और मैं बस सीधे शब्दों में कहने लगा, मैं जानता हूँ भाई तुम भूत हो, यहाँ इस कवि सम्मेलन ग्राउंड में इस पेड़ के आसपास भटकते हो। मिलने ही मैं तुमसे आया हूँ। मैं कोई भूत देखकर डरने वाला नहीं। काम है तुमसे, बस मेरा छोटा सा काम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तुम्हें जो काम हो मैं वो काम करने को तैयार हूँ। वो छलांग लगाकर नीचे आ गया, मेरे सामने हंसने लगा। मैंने इससे ज्यादा भद्दा भूत कभी नहीं देखा। मैंने इससे ज्यादा भद्दा भूत कभी नहीं देखा। 4 दांत थे उसके आगे की तरफ, बाकी झड़े हुए। वो 4 दांत भी काले से थे, जैसे कीड़ा लगा हुआ हो। अब भूतों की ऐसी हालत होती है, मैंने कभी नहीं देखा। हमें भूत या रूप में वैसा आकार मिलता है जो हमारा सबसे अच्छा आकार हो। जब जिंदगी में हम सबसे अच्छे लगते हैं या सबसे अलग लगते हैं, वैसा आकार भूतिया रूप में मिलता है। तो ये सबसे अलग है या सबसे अच्छा है, मैं समझ नहीं पा रहा। और जब वो हंसा, सामने आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, वाह 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 वाह, तुम यहाँ आए हो खास मेरी तलाश में। जिंदगी सफल हो गई। पूरी जिंदगी मेरी कविताएं कोई सुनना नहीं चाहता था। हर बार कवि सम्मेलन में आता था, जैसे ही ऊपर चढ़ता था, पहला शब्द बोलना होता था, सभी छी छी कहकर उठाकर नीचे पटक देते थे। कभी मेरी उन कविताओं को सराहना नहीं मिली। शायद पहली बार मरने के बाद ही कोई सराहना करने आया है। तो सुनानी शुरू करूं कविताएं? मैंने कहा, कविताएं? मैं कविताएं सुनने के लिए नहीं आया हूं। देखो, मैं तुम्हारा एक काम करूंगा, तुम मेरा एक काम करना। उसने कहा, तो मेरा काम तो यही है, पहले तो कविताएं सुननी होंगी। कविताएं मेरे अंदर भरी पड़ी हैं, कोई सुनता ही नहीं, सब डर कर भाग जाते हैं। जब जिंदा था तब भी, जब मर गया तब भी। तुम्हें तो सुननी होंगी, काम करवाना है तो सुननी होंगी। मैंने भारी सांस ली और सोचा, हर किसी की तमन्नाएं रह जाती हैं। हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। समाज हमें रोकने लगता है। गरीब लोगों के साथ यही तो होता है। शायद ये भी कोई गरीब कवि होगा जिसको बड़े कवियों ने जैसे सराहना लेने ही नहीं दी। चुराई होंगी इसकी कविताएं, अच्छी होंगी, लेकिन इसे सुनाने नहीं दी। उसी गम में बेचारा मारा गया और भूत बन गया। इसी पेड़ पर लटका रहता है जहाँ कवि सम्मेलन होता है। इसीलिए शायद अब ये मुझे कविताएं सुनाना चाहता है। मुझे लगा सुन लेनी चाहिए, आखिर एक कवि का मन हल्का हो जाना चाहिए। जिंदगी में अच्छी अच्छी कविताएं लिखी होंगी इसने, कोई सुन ही नहीं पाया। मैंने कहा, ठीक है, सुनाओ मुझे कविताएं, मैं भी सुनना चाहूँगा। बचपन में कविताएं पढ़ा करता था स्कूल में, अच्छी लगती थी।
उसके बाद मुझे लगने लगा क्या कविताएं, इसमें क्या रखा है, लेकिन तुम मज़ेदार वाली सबसे अच्छी वाली कविताएं सुनाओ, मैं सुनना चाहूँगा। वो खुश हो गया और उसने कहा वाह कितने अच्छे इंसान हो, मैं तो तुम्हारा काम पक्का करूँगा तुम्हारा काम। तो कविताओं की शुरुआत करता हूँ। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा, कुछ बोल ही नहीं रहा था, मुझे इशारे किए जा रहा, हाथ हिला हिला कर। मैंने कहा क्या सुनाओ ना। उसने कहा इरशाद तो कहो। मैंने कहा कवियों के सामने इरशाद नहीं कहा जाता, वो तो शेर शायरी करने वाले शायरों के सामने कहा जाता है ना। उसने कहा अच्छा, तभी मैं हर बार इशारा किया करता था, कोई मानता नहीं था, तो कवियों के सामने नहीं होता। अब पता चला, पहले कोई बता देता तो मैं समझ जाता। फिर उसने अपनी कविताओं की शुरुआत की। गिरे उठे फिर लड़ने लगे कबाइल, गिरे उठे फिर लड़ने लगे कबाइल, ओप्पा गंगनम स्टाइल। मैं उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा, वो मेरी तरफ देखे जा रहा। वो मुस्कुराने लगा था और कहने लगा अच्छी लगी। मैं क्या कहता, अगर जिंदा इंसान होता तो मैं जूता उतार कर उसके सर पर मारता, लेकिन इससे मुझे काम था। मैंने मन को समझाया, ताली मारकर कहा वाह कितना अच्छा लिखा, ये तो नई वाली कोई कविता लगती है। उसने कहा नहीं, मैंने ये 30 साल पहले लिखी थी। मैं गाली देना चाहता था। मैंने कहा ये गंगनम स्टाइल वाला गाना है, ये तो अभी आया है। उसने कहा लोगों को मेरी कविताएं चुरानी अच्छी लगती थी, आए थे कोरिया से भी मेरी कविताएं सुनने। सुनी उन्होंने, आधी लिख डाली, फिर कॉपीराइट ले लिया और उसके बाद वो कविताओं के गाने बना दिए। सुने मैंने भी, लेकिन 30 साल पुरानी मेरी कविता थी। मैं उसे क्या कहता, मन में गुस्से को संभाला और कहा बहुत अच्छी थी, कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसे धोखे होते रहते हैं। वो खुश हो गया, तुम मेरे दर्द को समझ चुके हो। फिर उसने अगली कविता सुनानी शुरू की। बुलाती है मगर जाने का नहीं नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं नहीं। मैंने उसे रोका, देखिए अंकल ये कविता नहीं, ये शेर है, ये मैंने सुना हुआ है। उसने कहा नहीं, ये कविता है। उर्दू में शेर होता है, हिंदी में कविता होती है, तो मैं तुम्हें हिंदी में सुना रहा हूँ, मुझे कौन सी उर्दू आती है, इसे कविता मानो। अब मैं क्या करता, जिससे काम हो उसकी हर बात माननी पड़ती है। मुझे लगा चलो ये तो अच्छा शेर है ना, तो इसके मुंह से भी सुना जा सकता है। तो उसने बोलना शुरू कर दिया। बुलाती है मगर जाने का नहीं नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं नहीं। हो गई ये बस लेट वे, ले चल मैनू नाल बई बई। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा, वो मेरे चेहरे की तरफ देख रहा। मैं एक बार माँ की गाली निकालकर उसका गला पकड़ लेना चाहता था। मैं आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन खुद को संभाल लिया मैंने। कैसा कवि है, इतना जलील कवि, इतना जलील कवि, कैसी कैसी कविताएं सुना रहा है। मैं अब सीधा सौदा करना चाहता था, ये कविताएं मुझे पागल कर देंगी। मैंने उसको कहा कविताएं सुनी, अब मेरे साथ चलो, ऐसे समय बर्बाद होगा। पता नहीं कितनी कविताएं होंगी, इतनी महान महान कविताएं। उसने कहा हाँ सौदा तो करना होगा ना, ऐसे तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा। तो हम विक्रम बेताल की तरह, मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़ जाऊंगा, तुम्हें कविता सुनाऊंगा, जैसे ही तुमने मुझे टोका मैं वापस इसी पेड़ पर आ जाऊंगा। इस तरह सफ़र करते हैं, जैसे जैसे टोकते गए वैसे वैसे मैं वापस आता रहूँगा। अब मैं सोचने लगा, मानो मैं यहाँ बिहार के समस्तीपुर से नेपाल पहुँच गया, वहाँ मुझसे कुछ बोला गया, ये फिर से समस्तीपुर में आ जाएगा और यहाँ से वापस ले जाना होगा। मैं ये सौदा मान नहीं सकता था। पता नहीं विक्रम बेताल में कैसे काम हुआ होगा, मैं नहीं करने वाला। मैंने उसको साफ कह दिया, मेरे साथ चलो, बस सौदा ये है, मैं तुम्हारी कविताएं सुनता जाऊंगा, तुम मेरे साथ रहना, वापस आने का कोई सवाल नहीं, साथ रहते जाना, सुनाते जाना, वहाँ जाकर मेरा काम कर देना। तुम तैयार हो? उसने कहा ठीक है। मैं तो पहले ही मान जाता अगर तुमने पहले ये बताया होता। वो मान चुका था, वो तरसा पड़ा था किसी को कविताएं सुनाने के लिए, और मुझे लगा बस जिंदा बिना पागल हुए मैं उस पहाड़ी तक पहुंच जाऊं, फिर इस साले को भगा दूंगा मैंने उसको कंधे पर बिठाया। एक भूत को अपने शरीर के पास नहीं लाना चाहिए, लेकिन मैंने लाया था। ये ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहा था, शक्तिशाली था, लेकिन मेरा दोस्त बन गया।
बस कविताएं सुनाता था। मैं रात को ही वहां से निकला था। मैं उसके साथ ज्यादा समय बिता नहीं सकता था। रात वाली वो बस मैंने पकड़ी थी, सीधा नेपाल की तरफ बॉर्डर क्रॉस किया मैंने, और मैं वो पहाड़ी की तरफ जाना चाहता था। लेकिन बस हो या रास्ता, वो पहाड़ियों के करीब पहुंचने से पहले मैं पागल होने की कगार पर था। कैसी कैसी कविताएं सुनाई उसने, मैं आपको बता नहीं सकता। आप वो कविताएं सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। वो शब्द आपके दिमाग में घुसेंगे और दिमाग के पर्दे फाड़ कर रख देंगे। मैं अपने पर्दे फड़वा चुका था। और सबसे कमाल की बात थी कि वो जब भी कविता सुनाता था पहली लाइन बोलकर कहता था, अच्छा लग रहा है ना तो आगे सुनाओ। मुझे कई बार बीच में से सवाल पूछता था, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, क्या तुम्हें समझ में आई? अगर मैं उसे कहता समझ में नहीं आई, वो गुस्सा हो जाता और कहता मैं वापस चला पेड़ पर, तो मुझे उससे बात करनी होती। लेकिन इस पहाड़ियों के करीब पहुंचने तक वो ऐसी ऐसी कविताएं सुनाने लगा था जिसका मैं क्या जवाब देता। वो जैसे ही मैं पहली पहाड़ी तक पहुंचा कहने लगा, अब तुम्हें मैं कोरियन कविता सुनाता हूं। मेरे कान में बोलने लगा, इंगू पिंगू पिंगू ठा, टिंगू पिंगू पिंगू, इंगू टिंगू टिंगू पा, पिंगू पिंगू पिंगू। बता कैसी है, बड़ी अच्छी है ना? मैंने कहा हाँ बड़ी अच्छी है, बड़ी मज़ेदार सी है। उसने कहा तो तुझे मतलब समझ में आया? मैंने कहा मतलब ये कोरियन है ना, कोरियन मुझे समझ में नहीं आई। उसने कहा देख तुझे समझ में नहीं आई तो अच्छी क्यों कही? मैंने कहा तूने सुनाई ना, तेरी सारी कविताएं अच्छी हैं। उसने कहा तुझे समझ में तो आई नहीं, फिर तूने अच्छी कैसे कही? तुझे कैसे पता ये अच्छी है या नहीं है? ये तो कोरियन में है। मैंने कहा मेरे भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, कोरियन नहीं आती। उसने कहा मुझे कौन सी आती है, मैंने भी ये 2-4 शब्द सुने थे किसी कोरियन के मुंह से, मुझे लगा बड़े अच्छे शब्द हैं, मुझे लगा इसकी कविता बननी चाहिए। तो जो उसने बोला था मैंने वही कविता में डाल दिया। मतलब तो मुझे भी नहीं पता, मुझे लगा तू बताएगा। वो वक्त था जब मैं उसका गला घोंट कर उसे मारना चाहता था, लेकिन जो पहले मरा है उसे कैसे मारा जा सकता है? तो मैंने वो कड़वा घूंट भरा, सर झुकाया और पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। वो नदी तक मैं पहुंचा था, पागल होने की कगार पर। बीच बीच में मुझे दौरे पड़ने लगे थे। मैं ज़मीन पर सर पटकने लगता, बहुत ज़ोर ज़ोर से। मेरे सर पर जख्म बन गए और वो कहने लगा था, क्या हुआ, क्या हुआ, तेरा सर दर्द हो रहा है, सुनाऊं एक अच्छी वाली कविता? मैं कैसे कहता, तेरी कविताओं ने ही मेरे सर को दर्द करके रख दिया है और मैं पागलों की तरह दौरा पड़ने पर सर ज़मीन पर मार रहा हूँ। लेकिन उसे ले आया था उस जगह पर जहाँ पर मेरा काम होने वाला था। नदी को पार करके जैसे ही मैं उस पहाड़ी पर चढ़ा, पत्थर को एक तरफ करके खोल लिया मैंने गुफा को, और जैसे ही मैं अंदर घुसा लाइट मैंने एक तरफ रखी, सामने हेलमेट पहने हुए वो परग्रही भूत मुझे कह रहा, तू फिर से आया, इस बार जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मार डालूंगा तुझे। और मैंने भी गरज कर कहा था, साथ लेकर आया हूं किसी को जो तेरा मुकाबला करेगा। उसने कहा मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तुम्हारी सोच से भी परे हूं मैं, दूर का हूं। मैंने जैसे ही उस कवि की, उस आत्मा को, वो भूत को आगे किया, वो एक बार पर रही भी 2 कदम पीछे हटा चुका था। ये क्या है, इंसान है? ये क्या जानवर सा लाकर यहाँ रख दिया है? काले काले दांत, ये भी परग्रही है क्या? मैंने कहा पहचानो। उसने कहा मैं नहीं पहचान सकता, ये इंसान तो हो नहीं सकता। तभी सामने से वो कवि बोलने लगा, देख मेरी बेइज्जती मत कर, इंसान ही हूँ, महान महान कवि। इसने इतनी तारीफें की, मेरी इतनी कविताएं सुनी। इसने कहा कि तू इसको एक खास काम करने नहीं दे रहा यहाँ पर, इसीलिए ये मुझे लेकर आया, मेरा दोस्त बन गया। इसने मेरा काम किया, मेरी कविताएं सुनी, अब मुझसे कर मुकाबला। परग्रही सामने से उड़ता हुआ आया, दोनों आमने सामने थे, दोनों भूत थे। मुकाबला उन दोनों में होना था और मुझे मज़ा लेना था। मज़ा इसलिए कि उस परग्रही भूत ने परेशान किया, वो पिटा तो भी मज़ा आएगा। ये कवि ने इतना परेशान किया, ये पिटा, मुझे तब भी मज़ा आएगा। दोनों पिट पिट कर मर जाएं, मुझे फिर भी मज़ा आएगा। दोनों खत्म हो जाएं, मैं तब भी खुश रहूँगा। हर तरफ से खुशी मुझे मिलने वाली थी। वो लड़ते लड़ते गुफा के पीछे की तरफ जा रहे,
वो कभी भी जैसे उसके हेलमेट के अंदर उंगलियां घुसा घुसा कर उसके सर को पकड़ रहा और जैसे दोनों धुआं बनकर, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसी लड़ाई है। धुआं बन बन दीवारों से टकरा रहे थे और उसके बाद रोशनी निकल रही। उस रोशनी में मुझे जमीन में गड़ा वो फावड़ा दिख गया। मैंने निकाला। अब पता लगा जंग लगे जितना भी लोहे को, मोटा लोहा जंग से जल्दी नहीं गलता। उसी फावड़े से खोदने लगा, नीचे से निकला बक्सा। वो बक्सा निकल चुका था। मैंने बक्सा निकाला, जल्दी से बाहर की तरफ भागा। उसके बाद मैंने लगा दिया पत्थर। काम ही हो गया। मुझे तो बक्सा लेना था, लड़ाई से क्या, मेरा काम हो गया। लड़ते रहे, मरते रहे, जो होना है होता रहे। मैं दोबारा तो यहाँ आने वाला नहीं। बड़ी खुशी खुशी उस बक्से को लेकर नदी पार की थी मैंने। वो गुफा के अंदर से आवाजें आ रही हंसने की। मैं सोच में पड़ गया, हंस क्यों रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं दोनों। मैं फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, बक्सा पीछे रखकर। अगर कुछ हुआ भाग आऊंगा, बक्सा तो यहीं पर है। मैं गुफा के अंदर सुनना चाहता वो हंस क्यों रहे हैं। दोनों इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वो जो परग्रही था वो अकेला था, अपनी दुनिया से भाग कर आया था यहाँ धरती तक अकेलेपन को दूर करने के लिए। उसका जो जहाज था वो यहाँ क्रैश कर गया, वो मर गया। एक भूत को पकड़कर उसकी शक्तियां निचोड़ी उसने, तब यहाँ पर कैद हो गया। कोई उसके पास आता नहीं था, अकेला रह गया था। और अब वो कवि भी अकेला था जो उसे कविताएं सुना रहा और उसे बात करने वाला चाहिए। दोनों की बात बन गई और वो खुश थे अंदर। मैं दूर आ गया, उनका काम हुआ, मेरा भी काम हुआ। मैं वो बक्सा लेकर निकलना चाहता, आखिरी बार बस बक्से को खोलकर देखना चाहता था। दिल की धड़कन तेज, कहीं ऐसा ना हो किसी और ने बक्से से सोना निकाल लिया हो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम होगा ये, अगर ये सच हुआ। जब मैंने बक्सा खोला, सच में सोने के सिक्कों से भरा पड़ा वो भारी बक्सा। खुश हो गया मैं। वहां किलो किलो के हिसाब से थे वो सिक्के, बहुत भारी, पूरा सिक्कों से भरा वो बड़ा बक्सा। और मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने वो काम कर दिखाया जो मैं करने के लिए आया था। बक्से को लिफाफे में बंद किया। वहां से बड़ी मुश्किल से सर पर उठाकर मैं निकलने लगा। जैसे ही कुछ पहाड़ियों से निकलने लगा, समय ज्यादा हो गया। मैंने देखा वहां कुछ ऐसे लोग थे जो शक्ल से ही देखने में लुटेरे से लग रहे। उन्हें देखकर मैं घबरा गया। वहां वो इंतजार कर रहे, कौन सड़क से गुजर कर आएगा। वो जैसे बाइक वालों को लूटने के लिए तैयारी करके बैठे थे, रस्सी बिछाकर। अगर उन्होंने मुझे कहीं देख लिया, बक्सा तो खोल लेंगे, सोना मिलेगा, शायद मुझे मार दे। अब इस बक्से को लेकर यहां से निकल जाऊं, आगे कहीं किसी को पता लगा इसमें सोना है, मैं तो फंसूंगा। तो क्या करूं, अब क्या करूं। डर गया था मैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे लगा था खजाना मिलेगा, आराम से सिक्के निकाल निकाल कर आया करूंगा। लेकिन अब क्या करूं। अंत में मुझे एक ही तरीका मिला, बक्सा मुझे वहीं वापस रखना होगा, कुछ सिक्के निकाल कर निकलना होगा। 4 सिक्के मैंने जेब में डाले। उसके बाद उस बक्से को दोबारा उस पहाड़ी के अंदर रखने गया। डरता डरता मैं अंदर गया और दोनों खुश, मुझे खुशी का इजहार दिखा रहे, मेरे गले से लिपट रहे, मुझे उठा रहे, मुझे प्यार कर रहे। और मैंने उनसे सौदा किया, बक्से की रक्षा वो करेंगे, समय समय पर मैं आऊँगा सिक्के लेने के लिए। वो खुश थे क्योंकि मैंने उनका काम किया, वो मेरा काम करने वाले थे। 4 सिक्के जेब में डाले, मैं वहाँ से निकल कर आया। इस तरह बदली मेरी जिंदगी। और समय समय पर सिक्के लेने जाता हूँ। लोगों को लगता है मिस्त्री, मुन्ना मिस्त्री इतना तरक्की कर रहा है टेढ़े घर बनाने के बावजूद भी, लेकिन जो पेशा होता है वो तो पेशा ही रहता है। बड़ा ठेकेदार बन गया हूँ मैं, टेढ़े मकान बनाने वाला ठेकेदार। भले ही मैं जानता हूँ भविष्य में वो टेढ़े मकान गिर जाएंगे, लेकिन पैसा बहुत है मेरे पास, फंसने वाला नहीं मैं। और अपना टेढ़ा मेढ़ा घर भी मैंने बना ही लिया। कुछ सिक्के अब भी निकालता हूँ, वहां जाता हूँ जहां और कोई नहीं जा सकता। ये मेरी जिंदगी की ऐसी कहानी है जो मैं किसी को नहीं सुनाता, लेकिन आपको मैं सुना रहा हूँ। मुझे पता है आप कौन सा यकीन करेंगे, कौन सा नेपाल की पहाड़ी पर उस सोने को ढूंढने के लिए जाएंगे। किसी ने कहानी सुना दी और आप सोना ढूंढने निकल जाएंगे। इसीलिए तो सुना रहा हूँ। आप इन कहानियों को बस कहानियां समझते हैं
और मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो गया।